हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है एक झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एक झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, आज हम लोग इसको फिगर के माध्यम से इसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग इसके पहले भी आप लोग जानते हैं कि यंग्स का द्विझिरी प्रयोग के द्वारा हम लोग विवर्तन यानी कि व्यतिकरण के बारे में पढ़े थे। यंग का द्विझिरी के कारण व्यतिकरण जब होता था तो उसके बारे में पढ़े थे कि किस तरह से यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था। आज हम लोग बात करेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, मतलब एकल झिरी के द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिरी के द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। ध्यान से समझिएगा, एक झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, आज हम लोग इसी थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से एक झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बताने जा रहे हैं और फिगर के बारे में बताने के बाद फिगर के बारे में लिखना भी पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक फिगर समझिएगा कि किस तरह से हम फिगर बना रहे हैं और उस फिगर के बारे में हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक कोई सोर्स है एस कोई सोर्स है जो उत्तल लेंस के ठीक सामने रखा हुआ है और इस सोर्स का जब प्रकाश इस उत्तल लेंस पर आपतित होती है, इस तरह से ध्यान से समझिएगा, ये कोई स्रोत है प्रकाश का। इस स्रोत से प्रकाश जब उत्तल लेंस L1 से गुजरती है तो ये सीधे ये समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। इसको क्या बोलते हैं? समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र एक दूसरे के आमने सामने है, इसका नामकरण कर देते हैं W और W'। ये क्या है? W ये समतल तरंगाग्र है। इसके कुछ ही दूरी पर स्मॉल d डिस्टेंस से कोई AB झिरी है। AB क्या है? झिरी है। ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। ये AB झिरी है। झिरी का मतलब होता है छिद्र, जहां से प्रकाश गुजरती है। ये समतल तरंगाग्र W से कुछ ही दूरी पर एक झिरी AB है जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब झिरी से प्रकाश जब बाहर निकलता है तो यहां से प्रकाश, ध्यान से समझिएगा, एक द्वितीय उत्तल लेंस, सेकेंड उत्तल लेंस इसको कह सकते हैं, सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस, ये जिसका नामकरण हम L2 दे रहे हैं। ये सेकेंड ये उत्तल लेंस है जिसका नामकरण क्या हो गया? ये L2। अब L2 से प्रकाश की किरणें ये गुजरती है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश किरणें इस तरह से जाएगी इसके सेंटर पॉइंट से। तो एक पर्दा हम रख लेते हैं ये, और इस पर्दे पर इस तरह से प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं। ये प्रकाश की किरणें इस तरह से O बिंदु पर पहुंचती है। इस झिरी की दूरी जो है प्रकाश के
पर्दे से, जहां पर जिस पर्दे पर हम प्राप्त करते हैं उस पर्दे से और झिर्री के बीच की दूरी कैपिटल डी है। और यहां से ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो एक द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है, इस P बिंदु पर जाती है, ये एंगल थीटा बनता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है और ये एंगल थीटा बनाता है। और ये हम कह सकते हैं इस तरह से, ये P बिंदु पे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है, ये थीटा बनाता है। तो ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ये तो डी बिंदु हो गया और इसको हम लोग सी मान लेते हैं और ये इसको हम मिलाए हैं। ध्यान से समझिएगा, इसके बीच की दूरी जो है वो ए बी की जो चौड़ाई है वो डी है और ये ए बी के बीच का बिंदु जो है वो सी है। अब हम क्या करते हैं, ओ और पी के बीच की दूरी को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ये प्रकाश की किरणें जा रही है, एक पी बिंदु पर मिलती है, दूसरी प्रकाश की किरणें जो है ओ बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे आप देखते हैं जैसी ये सिंगल स्लिट से यानी कि झिर्री से प्रकाश की किरणें गुजरती है, झिर्री से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वह द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो तरंगे एक साथ निकलती है। जब दो तरंगे एक साथ निकलती है तो इसे हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं बोल देते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं आप देख सकते हैं एकदम स्मॉल एंगल से यानी कि छोटे कोण से ये बनती हुई निकलती है। और जब बनती हुई निकलती है तो एक बिंदु O पर मिलती है और दूसरा P बिंदु पर मिलती है। तो इस प्रकार के ये तरंगे को हम लोग बोलते हैं एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ये पर्दा पर हमारा प्रकाश का विवर्तन हो रहा है। अब इस पर्दे पर प्रकाश का विवर्तन का एक पैटर्न हम बना दिए हैं और इस पर्दे पर हमें जो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है यानी कि विनाशी विवर्तन और संपोषी विवर्तन, उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। और इसके द्वारा हम केंद्रीय चौड़ाई का भी मान करेंगे, मीन्स मान निकालेंगे। ये केंद्रीय चौड़ाई का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी और ये क्या है, केंद्रीय चौड़ाई की ये आधी दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डालते हैं ये बीपी बिंदु पर, इसको नाम दे देते हैं एन और ये लंब हो गया ए एन। तो इस तरह से ये हो गया फिगर। तो फिगर तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग बीच में आए हैं तो आप प्लीज इसे आप जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो इसे आप लोग पूरा शुरू से जरूर देखिएगा। बहुत ही इजी फिगर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक उत्तल मीन्स L1 और एक L2, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। ये दोनों उत्तल लेंस जो होते हैं एक स्रोत के पास रखते हैं। एस जो आप देखते हैं एकल स्रोत है, एक वड़ी प्रकाश का स्रोत है। जब एक वड़ी प्रकाश का स्रोत हम इस उत्तल लेंस के द्वारा गुजारते हैं तो यह उत्तल लेंस से जैसे ही बाहर निकलता है ये समतल तरंगाग्र के रूप में बाहर निकलता है और ये समतल तरंगाग्र W' से होते हुए जाता है। ये W' समतल तरंगाग्र से कुछ ही दूरी पर एक सिंगल स्लिट है जिसे हम एकल छिद्र बोलते हैं। इस एकल छिद्र से जैसी प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जिस तरह से छिद्र से अगर प्रकाश निकलती है तो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं एक O बिंदु पर मिलती है और दूसरा P बिंदु पर मिलती है। ये O और P के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल x है और पर्दा और इस झिर्री के बीच की दूरी है वो कैपिटल D है। तो इस जो हम लोग बोले हैं इस फिगर के बारे में, उस फिगर के बारे में लिखना भी पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो थ्योरी है उस थ्योरी को सॉल्व करेंगे, उस थ्योरी से इस केंद्रीय चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
लिखेंगे क्या, किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत से, किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत, किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत ए से प्राप्त प्रकाश, ए से प्राप्त प्रकाश, किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत से ए से प्राप्त प्रकाश को लेंस L1 से, को लेंस L1 से, L1 से पारगमन के पश्चात, पारगमन के पश्चात, पारगमन के पश्चात समानांतर बनाया जाता है, पश्चात समानांतर बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसी एक बड़ी प्रकाश लेंस L1 से अगर समानांतर जाती है तो ये समानांतर पारगमन यानी कि इसको पार करके जाती है तो समानांतर ये बन जाता है। और जब समानांतर बन जाता है तो L1 से पारगमित प्रकाश, L1 से पारगमित प्रकाश L1 से पारगमित प्रकाश, ये L1 से पारगमित प्रकाश समतल तरंगाग्र W' के रूप में, प्रकाश समतल तरंगाग्र W' के रूप में, W' के रूप में आगे बढ़ता है, रूप में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। समतल तरंगाग्र W', समतल तरंगाग्र W', AB झिरी जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है, AB झिरी, ये आप देख सकते हैं AB झिरी जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है, जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है पर आपतित होती है। ये क्या हो रही है, D है पर आपतित होती है, आपतित होती है, दिखाई दे रहा होगा, आपतित होती है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, यहां तक आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। पहले ध्यान से समझिए कि क्या हम लिखे हैं। ये यदि आपको फिगर समझ में आ जाता है, फिगर दिमाग में बैठ जाता है, तो फिगर के बारे में ही हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी प्रकाश है, किसी एक बड़ी प्रकाश एस से प्राप्त प्रकाश लेंस L1 से पारगमन के पश्चात समानांतर बनाया जाता है। यानी कि एस जो है एक बड़ी प्रकाश है, एस से जब प्रकाश निकलती है तो L1 लेंस से इसको पारगमित किया जाता है, मीन्स पार कराया जाता है। जैसे ही L1 से पार किया जाता है मीन्स प्रकाश को, तो ये एक दूसरे के समानांतर गमन करते हैं, यानी कि पारगमन के पश्चात ये आप देख रहे हैं कि प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और जब समानांतर हो जाते हैं तो L1 से पारगमित प्रकाश समतल तरंगाग्र W' के रूप में आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं ये समतल तरंगाग्र W' के रूप में क्या हो रहा है, आगे बढ़ता है। इसके कुछ ही दूरी पर AB झिरी है जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है।
ए बी झिरी है जिसकी चौड़ाई स्मॉल डी है, और इस डी चौड़ाई वाले झिरी पर ये समतल तरंगाग्र आपतित होती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जैसी झिरी से प्रकाश गुजरती है तो वह द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। तो चलिए आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत को लिख करके आपको समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, फिगर को अभी मिटाएंगे नहीं, फिगर में अभी बहुत काम है, ध्यान से समझिएगा। मिटा देंगे तो आपको समझाने में हमें दिक्कत होगी। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए बी झिरी, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए बी झिरी का प्रत्येक, ए बी झिरी का प्रत्येक, ए बी झिरी का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक अवरोध, प्रत्येक बिंदु द्वितीयक अवरोध, द्वितीयक अवरोध अथवा तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है, अथवा तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। हाइगेंस के सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं आज इसके पिछले वाले वीडियो में, उसमें बताए थे कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी भी झिरी से जब प्रकाश गुजरती है, यहाँ ए बी झिरी है, ए बी झिरी का प्रत्येक बिंदु आप देख सकते हैं कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर द्वितीयक अवरोध अथवा तरंगिकाएं का स्रोत बन जाता है। यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह से ये एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन था। अब एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन के कारण इसके केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालेंगे। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पथांतर, ये बी एन जो देखते हैं, ये बी एन पथांतर है, बी एन पथांतर का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पथांतर की बात करेंगे। पथांतर जिसे हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। पथांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, तरंगाग्र के संबंधित बिंदुओं, तरंगाग्र के संबंधित बिंदुओं ए तथा बी, संबंधित बिंदुओं ए तथा बी, ये आप देख सकते हैं, ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के, से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए, के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए पथांतर ज्ञात करने के लिए, पथांतर ज्ञात करने के लिए बीपी पर एन लम डाला। ये आप देख सकते हैं, ये जो जा रहा है ये बीपी पर हम क्या कर रहे हैं, एन लम डालें। बीपी पर एन लम डाला।
ये हम क्या किए, इस ये वाला जो लाइन जा रहा है सीधे कहाँ पे जा रहा है, बीपी पर, और इस बीपी पर हम क्या कर दिए, एन लंब डाल दिए। तो ये बीएन की जो दूरी हो गई इसी को हम लोग पथांतर बोलते हैं। बीएन की दूरी को क्या बोलते हैं, पथांतर बोलते हैं। तो आप क्या करिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके आगे हम इसके थ्योरी हम पथांतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद विनाशी हम लोग विवर्तन ज्ञात करेंगे, उसके बाद संपोषी। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग जब लंब डाल दिए तो एक त्रिभुज बन जाता है। इस त्रिभुज से हम क्या करते हैं, bn का मान ज्ञात करते हैं। क्या चीज का मान ज्ञात करेंगे, bn का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, bn का मान ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, त्रिभुज BAN से, ये आप देखिएगा BAN, ये आपका एंगल थीटा बन गया। तो ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं लंब यानी कि BN बाई AB। BN बाई क्या कर लेते हैं, AB। सो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं, सो ये BN इज इक्वल टू, BN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। BN निकालना होगा तो क्या करेंगे, AB साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पे देखिएगा, ये एंगल ये थीटा बनता है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो BN हमारा लंब हो जाएगा, और जिसपे कोण बनता है ये आधार हो जाता है, और इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण बन जाता है। तो ये आपका AB हो गया, लंब बटा में कर्ण, तो AB हमारा कर्ण हो गया। तो हम BN निकालने के लिए AB साइन थीटा कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो BN है वो पथांतर है, पथांतर BN इज इक्वल टू AB के जगह पर हम D साइन थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू D साइन थीटा कर लेते हैं। तो ये पथांतर को हम जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं, ये लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम प्रथम निम्निष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे। निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए निम्निष्ठ का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण, और उच्चिष्ट के लिए संपोषी व्यतिकरण। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं निम्निष्ठ के लिए। तो निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए की बात करेंगे। प्रथम निम्निष्ठ के लिए प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या हम कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो एंगल थीटा बनता है ये आपका निम्निष्ठ कोण बनता है। तो हम लिख सकते हैं D साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और लेमडा। ध्यान से समझिएगा, प्रथम की बात करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना होता है लेमडा को, और D साइन थीटा 1 हम कर लेते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं D साइन थीटा, D इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई, लिख सकते हैं D, चूंकि 1 हम छोड़ देते हैं, 1 ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं लेमडा बाई स्मॉल d, लेमडा बाई स्मॉल d। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई स्मॉल d, और लिखेंगे क्या, चूंकि
कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है। जब कोण बहुत छोटा होता है तो उसके साथ जो ज्या होती है उस ज्या को हटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कोण बहुत छोटा होता है तो उसके साथ जो ज्या होती है साइन को ज्या बोलते हैं, ज्या को हम हटा देते हैं तो हमारा थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण क्या है, बहुत छोटा है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए निकाले हैं। ये प्रथम निम्निष्ठ का मतलब ये जो कोण आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। हम 3 ही दिखाए हैं। हम द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए निकालेंगे। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग द्वितीयक निम्निष्ठ और सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए भी निकालेंगे। उसके बाद उच्चिष्ट का बात करेंगे और उसके बाद केंद्रीय चौड़ाई की बात करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम बात कर रहे हैं द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए। ध्यान से समझिएगा, द्वितीयक निम्निष्ठ, द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए अगर हमें निकालना होगा तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, इसको करते हैं द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए हम कर क्या सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। डी साइन थीटा टू इज इक्वल टू 2 लेमडा। यहाँ पे देखिए, अगर प्रथम रहेगा तो हम 1 लेमडा करेंगे और थीटा 1 करेंगे, और द्वितीयक रहेगा तो थीटा 2 और यहाँ पर 2 लेमडा करेंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 लेमडा बाई डी, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण बहुत छोटा है। क्या है, चूंकि कोण बहुत छोटा है, तो छोटा है तो हम ज्या को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से थीटा 1 का मान निकाल लिए, थीटा 2 का मान निकाल लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, सामान्यतः निम्निष्ठ की बात करते हैं। सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए, सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए, सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए का मतलब होता है कि द्वितीयक हो गया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मीन्स इस तरह से n तक की बात करते हैं या m तक की बात करते हैं। तो मान लेते हैं सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए d तो ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन थीटा और 2 के जगह पर हम m कर लेते हैं, और 2 यहाँ पर है तो हम क्या कर लेते हैं, m लेमडा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं थीटा m इज इक्वल टू m लेमडा बाई डी कर लेते हैं। और फिर करते हैं क्या, चूंकि कोण बहुत छोटा है, क्या है, चूंकि कोण बहुत छोटा है इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए है। अब यहाँ पर m के जगह पर अगर 1 2 अगर रखते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम मिटा करके साइड में ही लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, थीटा m इज इक्वल टू m लेमडा बाई ये स्मॉल d हो जाएगा। तो ये सामान्यतः निम्निष्ठ के लिए है, तो इसको हम लिख सकते हैं चूंकि कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और m इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 कर देते हैं। m का मान अगर 1 रखते हैं तो ये हमारे प्रथम निम्निष्ठ के लिए हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए हो जाएगा, 3 रखेंगे तो तृतीय निम्निष्ठ के लिए हो जाएगा। इस तरह से n तक हो सकता है, तो हम n तक ही माने हैं। अब हम लोग बात करेंगे उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट में संपोषी व्यतिकरण बनता है और निम्निष्ठ में हमारा विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो जब भी हम लोग इस तरह से विवर्तन पैटर्न ज्ञात करते हैं,
इसमें हमारा विनाशी भी होता है और संपोषी भी होता है, तो दोनों निकाल करके बताना पड़ता है। तो इस तरह से ये निम्निष्ट के लिए था, जिसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण के रूप में जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे संपोषी व्यतिकरण के रूप में किस तरह से विवर्तन होता है। तो चलिए अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए बात करते हैं। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे फिगर मिटा करके बनाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम फिगर भी मिटाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पर tan थीटा का मान हम करेंगे, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, ये सीधे आप देखिएगा, ये POC की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। फिगर मिटा रहे हैं, फिगर मिटाने के बाद फिगर से थोड़ा सा हम यूज करेंगे, ये चीज आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। तो प्रथम उच्चिष्ट हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रथम निम्निष्ट की बात हो या उच्चिष्ट की बात हो, सबके लिए एक ही होता है, लेकिन द्वितीयक के लिए अलग हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए यदि पथांतर Bn बराबर क्या था, Bn बराबर लिख सकते हैं और d साइन थीटा, Bn बराबर d साइन थीटा लेमडा बाई 2 के विषम गुणज हो, लेमडा बाई 2 के विषम गुणज हो, लेमडा बाई 2 के विषम गुणज हो, तब P पर संपोषी व्यतिकरण का, तब P पर संपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है, व्यतिकरण का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और लेमडा बाई 2। ध्यान से समझिएगा, Bn बराबर d साइन थीटा में यदि हम लेमडा बाई 2 के विषम गुणज करते हैं, ये देखिए विषम गुणज 2m प्लस 1 जो है वो विषम गुणज है, और इस विषम गुणज में हम लेमडा बाई 2 से जब गुणा करते हैं तो P बिंदु पर जो हमें पॉइंट मिलता था वो संपोषी व्यतिकरण के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण के रूप में हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा d। इस तरह से ये संपोषी व्यतिकरण के लिए है, जहां m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करेंगे और लिखेंगे क्या, चूंकि कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जब कोण बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज्या को छोड़ देते हैं। अब जब ज्या को छोड़ देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, d थीटा m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। सो थीटा m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2d। तो इस तरह से ये उच्चिष्ट के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय चौड़ाई की। तो ध्यान से समझिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अगर निकालना हो तो करेंगे क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई,
केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की बात करते हैं। अब मान लेते हैं इस फिगर को आपको याद होना चाहिए। अगर tan थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाय कैपिटल डी करते हैं। परपेंडिकुलर ओ से पी के दूरी जो था, डिस्टेंस था, वो स्मॉल एक्स था, और झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी जो था वो कैपिटल डी था। ये आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि हम फिगर को मिटाएंगे और उसको याद रखना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय डी कर देते हैं और लिखते हैं क्या है, चूंकि कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं sin थीटा। मतलब जो tan आपका टेंजेंट है वो ज्या के इक्विवेलेंट हम कर देते हैं। तो tan थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सो sin थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल डी। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। और जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चूंकि प्रथम निम्निष्ठ के लिए पढ़े हैं, प्रथम निम्निष्ठ के लिए आपको बताए थे कि sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई स्मॉल डी। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अगर निकालना होगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई डी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ओपी बाई सी डी होता है ना। ओपी बाई सी डी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस यानी कि पर्दे और झिर्री के बीच की जो दूरी थी वो कैपिटल डी। और ये कोण जो होता है बहुत ही छोटा होता है। जब छोटा होता है तो हम ज्या की इक्विवेलेंट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, हम tan थीटा की जगह पर sin थीटा भी कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल डी कर लेते हैं। और जैसे कि आप पढ़ चुके हैं प्रथम निम्निष्ठ के लिए sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। और हम ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो लिखेंगे क्या, x बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू लेमडा बाई स्मॉल डी, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। तो इस तरह से x का मान हमें निकल गया, यानी कि आधा जो होता है जो केंद्रीय चौड़ाई उसका मान निकल गया। हम पूरे केंद्रीय चौड़ाई की बात करेंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पूरे जो केंद्रीय चौड़ाई है उसकी बात करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो ध्यान से समझिएगा। कि हम फिगर में हमने आपको बताया था कि इस तरह से ये P पॉइंट है, X है, ये O है और यहां से ये D की दूरी है। मान के चलिए तो ये आधा x है और ये आधा है, तो ये पूरे केंद्रीय चौड़ाई कहलाता है। तो पूरे केंद्रीय चौड़ाई इसका हम मान निकालेंगे d लेमडा बाई स्मॉल d। तो इसका भी मान क्या होगा, x इज इक्वल टू d लेमडा बाई स्मॉल d। तो ये पूरे की चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये x प्लस x यानी कि 2x और 2 इंटू क्या करते हैं, x के जगह पर कैपिटल D लेमडा बाई स्मॉल d। तो इस तरह से केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का मान हमारा कितना हो गया,
ये 2 कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी, ये आपको बताना चाहेंगे कि कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस है पर्दा और स्क्रीन और जो स्लिट है उसके बीच का, पर्दा और झिरी के बीच की जो दूरी होती है वो कैपिटल डी। लेमडा जो है वेवलेंथ है जिसको हम लोग पथांतर के नाम से भी जानते हैं, और डी जो है वो डिस्टेंस है, मीन्स हम उसको कह सकते हैं विड्थ ऑफ द मीन्स स्लिट कह सकते हैं। ये स्लिट की जो यानी कि झिरी होती है उस झिरी की चौड़ाई है। तो इस तरह से हम केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई हम लोग निकाल दिए। आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि एकल स्लिट विवर्तन पैटर्न का अवलोकन कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एकल स्लिट के द्वारा हम एक पैटर्न बना है स्क्रीन पर जिसमें व्यतिकरण का निर्माण होता था, अगर मान के चलिए अगर एकल स्लिट का विवर्तन करना हो तो अवलोकन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करिए, इस दोनों उंगली को लेकर के बल्ब के सामने आप देखिएगा तो कहीं आपको ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा और कहीं कम प्रकाश दिखाई देगा। जहां ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा वहां पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, जहां कम प्रकाश दिखाई देता है वहां अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। इस तरह से हम अवलोकन कर लेते हैं किसी भी प्रकाश के सामने रख करके दो उंगलियों से, या फिर आप दोनों उंगलियों की इस तरह से रख करके कर सकते हैं, या फिर आप दो ब्लेड ले करके एक दूसरे को सटा करके और जिधर प्रकाश है उधर प्रकाश की तरफ ब्लेड को रख करके भी अवलोकन करिएगा तो आपको दिखाई देगा कहीं आपका ब्राइटनेस अधिक होगा तो कहीं आपका डार्क होगा, मीन्स कहीं दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा कहीं अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम अवलोकन अपने उंगलियों से भी कर सकते हैं और दो ब्लेड को भी लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे ये टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।